तो सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप लोगों ने रंग खेला होगा, अच्छी तरीके से होली मनाई होगी। और हर होली की तरह आप लोगों ने इसमें भी बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करी होंगी और तमाम सारे जो है पकवान खाए होंगे, व्यंजन तमाम सारे बने होंगे आपके यहाँ। तो आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, तो वो बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयाँ और शुभकामनाएं। अब हम लोग पढ़ाई की ओर अग्रसर होते हैं और हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन के मॉडल पेपर के बारे में। और मॉडल पेपर होगा आपका लिखित वाला, अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन अर्थात शिक्षा शास्त्र का ये है लिखित मॉडल पेपर। अगर आप लोगों ने देख लिया, निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे और सारे के सारे प्रश्न लगभग यहीं से आने की संभावना रहेगी। इससे पहले एक लिखित मॉडल पेपर हमने और भी डाल रखा है, अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न आएंगे। तो वो मॉडल पेपर देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा पेपर यहीं से फंस जाएगा। प्रबल दावेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं, आप लोग परिचित हैं हमसे और कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनकी परीक्षा हो चुकी है उनको पता होगा, जिनकी नहीं है वो लोग जो है, अगर नहीं पता है तो आप लोग जो है एक बार ट्रस्ट करके देखिएगा। उसके बाद में आप स्वयं सेकंड सेमेस्टर फिर जितने भी आपके सेमेस्टर रहेंगे सब आप जो है यहीं से विश्वास करके पढ़ेंगे। तो अभी तो आप जो है, आपके लिए मैं शायद नया हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नया नहीं हूँ, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आपका काफ़ी ज़्यादा प्यार दुलार हमको मिलता रहा है, तो उसी की आशा इस वीडियो में भी कर रहा हूँ। चलिए हम प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, आप लोग इन प्रश्नों को एकदम से पढ़ लीजिएगा। जितने भी प्रश्न मैं इस समय लिखित मॉडल पेपर के दे रहा हूँ वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आपकी जियोग्राफी की परीक्षा लगी हुई है, उसके लिए हमने प्लानिंग कर ली है। उसके लिए आप लोगों की विशेष रिक्वायरमेंट पर आप लोग लगातार कह रहे थे, उसकी रिक्वायरमेंट पर अब जो है वो क्लास आपकी वो जल्द ही आपके समक्ष आ जाएगी। एक लिखित मॉडल पेपर जियोग्राफी की मतलब और मैं दे दूंगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, जो कि उस मतलब कि 1-1.5 घंटे की वीडियो थी, एक उसमें छूट गई थी, वो बातें मैं और इसमें बता दूंगा ताकि आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। ओके। और हिंदी के बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जी हिंदी का एक और मॉडल पेपर दे दीजिए जिसमें सारी बातें हो, तो हिंदी के लिए भी मैं एक दे दूंगा। ओके, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और इंग्लिश के लिए भी मैं एक मॉडल पेपर आपको दे दूंगा और भी अन्य प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं सभी के लिए। ठीक है, जो भी हूँ आपकी रिक्वायरमेंट आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए। बीए प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन का ये मॉडल पेपर है। और कैसा मॉडल लिखित मॉडल पेपर, बीए प्रथम सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो है आपका बीए प्रथम सेमेस्टर 2022 शिक्षा शास्त्र। और बात करूँ 2023, 24, 25 इन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो अगर उनकी छात्र छात्राएं देखेंगे तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ओके, शिक्षा शास्त्र एजुकेशन पेपर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा। ओके, तो मॉडल पेपर है 2022 का और भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो आने वाली है 23-24 की। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमने इसमें रखा है। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष, आपको बता दें कि जो अगला लिखित मॉडल पेपर है या ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है या जो इसकी जो महासंग्राम वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा। तो ये सारी की सारी वीडियो आपको हमारे मिल जाएंगी हमारे चैनल पर ही और प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ओके, तो एजुकेशन की प्लेलिस्ट आपके समक्ष बना दी गई है। एजुकेशन के प्लेलिस्ट में आप सीरियल से हर एक प्रश्न जो है वीडियो को देख सकते हैं और आप लोग अपनी तैयारी निश्चित तौर पर कर लीजिएगा। और सारे के सारे प्रश्न अगर उतने वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया तो निश्चित तौर पर आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ, 100% दावा बोल रहा हूँ कि सारे के सारे प्रश्न वहीं से आएंगे। ओके, वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। अगर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी नहीं देखना है तो आप लोग मात्र और मात्र 2 वीडियो अगर देख लेंगे, एक ये मॉडल पेपर और एक इससे पहले और मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा, बस हो जाएगा आपका काम। ओके, जिनको पास करना है उनके लिए एक ही मॉडल पेपर काफ़ी है, जिनको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं उनके लिए दोनों मॉडल पेपर, और जिनको टॉप करना है वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लें। ओके, चलिए सभी प्रश्न आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। खंड आ से, खंड आ के शब्दों को आपको एक प्रश्न के उत्तर को आपको 50 शब्द देना होगा, 50 शब्दों में उसके उत्तर लिखने होंगे। और आपको बता दें कि ये उत्तर जो लिखने होंगे आपको 50 शब्दों में, ये खास करके आप लोगों को अपनी मतलब कि जो आप समझते हैं अर्थात आप क्या उसके बारे में पर्सनली समझते हैं उसके बारे में आपको बताना होता है, लेकिन फिर भी जो जैसा प्रश्न कहेगा उसी हिसाब से हम लोगों को चलना है। और ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मतलब सॉरी जो है कैसे होते हैं भाई, अति लघुत्तरीय टाइप के होते हैं, मतलब कि छोटे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न 10 प्रश्न आपके ऐसे मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिए। कितने प्रश्न, 10 प्रश्न, एक प्रश्न करेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे आपको, 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते भाई। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में लगातार बनता रहता है।
तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको बता दिया जाए। तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, अगर ऐसे पूछे। सबसे पहली बात हम करेंगे औपचारिक शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा क्या होती है इसको आपको बताते हैं। तो औपचारिक शिक्षा औपचारिकताओं से पूर्ण होती है। आप लिखेंगे आगे कि इसे पूर्ण नियोजित अर्थात प्री प्लान्ड शिक्षा कहते हैं। किसको प्री प्लान्ड कहते हैं भाई? तो औपचारिक शिक्षा को हम प्री प्लान्ड शिक्षा कहते हैं, अर्थात पूर्ण नियोजित, मतलब पहले से ही हम इसको नियोजित कर लेते हैं कि हाँ आपको इंटर करना है, इंटर के बाद में फिर बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, उसके आगे में एमए एमएससी एमकॉम करना है, या फिर उससे आगे एमए नहीं करना कि बीएड करना है ऐसे, या फिर एमए करने के बाद में बीएड करना तो एक ही साल का आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार की तमाम सारी जो है फिक्स कर दिया गया है कि हाँ एक सीरियल से पढ़ाई। तो ये सब कैसी शिक्षा है? औपचारिक है। समझ में आ गई बातें? आगे आप लिख सकते हैं कि इस शिक्षा में शिक्षा के सभी अंग प्रत्यंग पहले से ही निर्धारित होते हैं, अर्थात पढ़ाने वाला शिक्षक क्या जो है कैसा होगा, पढ़ने वाला शिक्षार्थी कैसा होगा और कौन होगा, पाठ्य विषय क्या होगा, कैसे होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, पढ़ने का स्थान जो है विद्यालय होगा, पढ़ने का समय क्या क्या होगा, समय सारणी चक्र, सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है कि कैसे क्या होगा। इसके विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि यह वह रूढ़ शब्द होता है औपचारिक शिक्षा जो क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण, नियंत्रित और व्यवस्थित ढंग से दी जाती है। और जो शिक्षा क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण, नियंत्रित और व्यवस्थित ढंग से दी जाती है उसी शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और खास करके जो औपचारिक शिक्षा होती है ये विद्यालयी अध्ययन के साथ साथ चलती रहती है और इसी के साथ साथ ही समाप्त हो जाती है, अर्थात जब तक आप विद्यालय में पढ़ते हैं तभी तक ये औपचारिक शिक्षाएं आपके काम आती हैं। तो ये समझ गई बातें, ओके। अब रही बात अनौपचारिक शिक्षा की, तो इसको भी समझ लेते हैं भैया कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है। समझ में आ रही बातें ना? तो आपसे एग्जाम से पूछेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे? बोलो बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। अगर आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो आपकी भवसागर से नैया, अर्थात आपके प्रश्न में, मतलब कि आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में मैं स्वयं आपके समक्ष आ जाऊँगा और आप लोगों को एक प्रकार से बात की जाए जो भवसागर रूपी आपकी परीक्षा है उससे उत्तीर्ण अवश्य करवाऊँगा, ओके। चलिए तो बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। औपचारिक माने होता है कि जो लिपिबद्ध, क्रमबद्ध, विद्यालय में पहले से जो चीज़ निर्धारित हो वही पढ़े। अनौपचारिक मतलब कि जिसको ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें ना हो। अनौपचारिक शिक्षा की बात की जाए तो वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं होती है। कैसी शिक्षा? जिसकी कोई योजना नहीं होती है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, जिसका पाठ्यक्रम या शिक्षण विधि ये सब कुछ निर्धारित ही नहीं होती कि शिक्षण विधि क्या होगी, उद्देश्य क्या है इसका, पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ेगा, ये सब कुछ भी फिक्स नहीं होता है। आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है। और जो शिक्षा उद्देश्य विहीन होती है, कोई योजना नहीं होती है, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि कुछ भी निर्धारित नहीं होते हैं, इस प्रकार की शिक्षा जो कि आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उस प्रकार की शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। समझ में आ गई बातें? थोड़ी सी और अगर इसमें आप बातें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसमें अर्थात अनौपचारिक शिक्षा में कोई औपचारिकता नहीं होती है, जबकि औपचारिक शिक्षा में औपचारिकता होती है, इसमें औपचारिकता नहीं होती है। बालक इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी किसी से और कुछ भी सीख सकता है, चाहे वो सीखने के योग्य हो या ना हो। जैसे मान लेते हैं मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ तो ये आपके पढ़ाई का अनौपचारिक साधन है। कैसा है? अनौपचारिक। इसको आप निरौपचारिक साधन में भी रख सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक साधन भी इसको कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा यहाँ पर मान लेते हैं इंटर का कोई बच्चा है और इंटर में अगर उसको अच्छा लग रहा है कि उसको शिक्षा शास्त्र पढ़ने का मन हुआ, लेकिन औपचारिक शिक्षा में वो इंटर में शिक्षा शास्त्र नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसका मन है कि बीए का जो है क्लास ले, बीए की शिक्षा शास्त्र पढ़े, तो वो वहीं से हमारी वीडियो देख करके पढ़ सकता है। या कोई 5 साल का बच्चा है वो भी अगर ये पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, उसको कोई बाउंडेशन नहीं, ना कोई रोक रहा। तो ये कैसी शिक्षा है? आपकी अनौपचारिक है, कोई क्रमबद्ध नहीं, कोई लिपिबद्ध नहीं, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक है। समझ में आ गई बातें? समझ में आ गई बातें भाई अनौपचारिक शिक्षा की। और इसमें लिख सकते हैं कि इसमें ना तो कोई शिक्षक पूर्व निर्धारित होता है और ना ही कोई शिक्षार्थी या पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित होते हैं। इस शिक्षा की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि यह जीवन भर चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा
शिक्षा का व्यापक अर्थ या शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लगभग सब एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो शिक्षा का जो व्यापक रूप है वो अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही संपन्न होता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, अर्थात इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो क्या है भाई, तो अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप आप कह सकते हैं इसको। जैसे कि सुनने में तो लगता है कि यह अनौपचारिक शिक्षा के समकक्ष ही है अनौपचारिक शिक्षा, किंतु दिए रूप में यह औपचारिक शिक्षा के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है अनौपचारिक शिक्षा। और पूर्णतः औपचारिकता से युक्त तो नहीं होता है, लेकिन इसमें औपचारिकता का समावेश कुछ मात्रा में अनौपचारिक शिक्षा में आप देख सकते हैं। इस शिक्षा में प्रतिबंध तो है लेकिन लचीला बिल्कुल भी नहीं है अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। ये ऐसे आप लिख सकते हैं। इस शिक्षा में यह शिथिलता है कि बालक जब भी जो कुछ सीखना चाहे सीख सकता है। इसमें आयु, समय, स्थान आदि का कोई बंधन नहीं होता कि व्यक्ति किस आयु का है, किस समय में है, कौन से स्थान पर है, तो उसको किस प्रकार शिक्षा चाहिए, इसमें वो बिल्कुल स्वतंत्र है। जैसा हमने बताया आपको कि जो है यहाँ पर ये शिक्षा जो होती है शिक्षा को छात्र तक पहुंचाने का प्रयास है। इसमें बालक चारदीवारी के बाहर अपने समय के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। संचार के आधुनिक साधन इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जैसा कि मोबाइल फ़ोन से आप पढ़ रहे हैं तो ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत बिल्कुल आता है, लेकिन ये अनौपचारिक शिक्षा का भी एक उदाहरण है। तो ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि मिला जुला रूप होता है, कुछ औपचारिकता और कुछ अनौपचारिकता दोनों अनौपचारिक शिक्षा में पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, या लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र की बात की है तो जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी। बात की है लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र से तात्पर्य आप लिखेंगे कि लोकतंत्र से तात्पर्य उस शासन प्रणाली से होता है जिसमें शासन शक्ति एक व्यक्ति या एक वर्ग विशेष में निहित ना रह करके जन साधारण में निहित होती है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। बात की जाए लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र एक जीवन शैली होती है जो केवल शासन सत्ता तक सीमित नहीं होती है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और शैक्षिक व्यवस्था तथा जीवन दर्शन में भी लोकतंत्र देखा जा सकता है, ठीक है। क्या बताया हमने कि लोकतंत्र एक जीवन शैली होती है जो केवल शासन सत्ता तक ही सीमित नहीं होती, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था एवं जीवन के दर्शन अर्थात जो विचार होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोकतंत्र के अंतर्गत देख सकते हैं। जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है, ये परिभाषा भी ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर आई.एल. कैंडल, और प्रोफेसर आई.एल. कैंडल कहते हैं कि आदर्श रूप में, कैसे आदर्श रूप में, आइडियल रूप में लोकतंत्र जो होता है, अर्थात आदर्श रूप में लोकतंत्र जीवन की एक शैली होती है जो स्वतंत्रता एवं व्यक्ति के उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। ये परिभाषा किसकी, बड़ी फेमस परिभाषा है लोकतंत्र की, और परिभाषा किसने दी है, प्रोफेसर आई.एल. कैंडल महोदय कहते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा को देते हुए बड़े सीमित शब्दों में इन्होंने लोकतंत्र को समाहित करने का प्रयास किया और कहा कि आदर्श रूप में लोकतंत्र जो होता है जीवन की एक शैली होती है जो स्वतंत्रता एवं व्यक्ति के उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। जबकि एक व्यक्ति है प्रोफेसर सीले, तो प्रोफेसर सीले के बारे में हमने आपको पहले भी बताया होगा। तो प्रोफेसर सीले जो हैं ये एक शिक्षा शास्त्री हैं और बड़े फेमस शिक्षा शास्त्री हैं, और कहते हैं प्रोफेसर सीले कि लोकतंत्र, और सीले एक पॉलिटिकल शास्त्री भी हैं, राजनीति विज्ञान मतलब कि राजनीति वैज्ञानिक भी हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रोफेसर सीले कहते हैं लोकतंत्र की परिभाषा को देते हुए कि लोकतंत्र वह शासन होता है, अर्थात लोकतंत्र को इन्होंने क्या कहा, शासन कहा। तो कैसा शासन होता है लोकतंत्र, कहा कि लोकतंत्र वह शासन होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, क्या, प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। तो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे मध्यम का हो, चाहे कुलीन का हो, चाहे सर्वहारा का हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे श्रमिक का हो, और चाहे पूंजीपति वर्ग का हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात अगर आपकी समझ में आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग हमारे छात्र छात्राएं नए जुड़ रहे हैं, हमारे भाई बंधु नए जुड़ रहे हैं, हमारी बहनें जितने नए जुड़ रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख ले भाई, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है।
संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं संस्कृति होती क्या है। अगर एग्जाम से प्रश्न पूछ लिया जाए कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं, हालांकि पिछले मॉडल पेपर में हमने संस्कृति से आप क्या समझते हैं इस प्रश्न को भी रखा है, उसमें हमने बता दिया था उस प्रश्न के बारे में। हालांकि फिर से आपको बता दें, संस्कृति का मतलब होता है, संस्कृति मानव मन की सबसे महान अवधारणा होती है। संस्कृति हमें विरासत में प्राप्त होती है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। सामान्यतः किसी देश की संस्कृति से वहाँ का रहन सहन कैसा है, वेशभूषा कैसी है, आचार विचार, खान पान, भाषा, साहित्य, धर्म, विश्वास, इन सभी को हम समझ सकते हैं कि उसकी संस्कृति कैसी होती है। समाज में रहने के संपूर्ण स्वरूप को संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति में वे सब बातें निहित होती हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरे से चौथी, पाँचवीं से छठवीं, इसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। ये क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है उसी प्रक्रिया को हम संस्कृति कहते हैं। और उस मतलब कि जो हस्तांतरित होता है उसको संस्कृति कहते हैं। और जिस प्रक्रिया के द्वारा हस्तांतरित होती है उस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। बात करते हैं संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप प्रश्न मतलब उत्तर में लिखेंगे कि शिक्षा, लिखेंगे क्या, शिक्षा व्यक्तियों को शिक्षित कर उन्हें विरासत में मिली संस्कृति का बोध कराती है। शिक्षित व्यक्ति संस्कृति से स्वयं तो लाभान्वित होता ही है, साथ ही साथ भावी पीढ़ी को संस्कृति विरासत के रूप में हस्तांतरित भी करता है। क्योंकि जो संस्कृति होती है, जैसे कि ये मान लेते हैं कि आपके पिताजी अगर पढ़े लिखे ना होते तो मान लेते हैं जो उनको बताना था कोई ज्ञान की बातें अगर मान लेते हैं उनके दिमाग में चल रही हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर अनुभवी नहीं है या कोई चीज़ उन्होंने नहीं किया है, जरूरी नहीं कि पढ़े लिखने से है, कि मान लेते हैं कि वो कोई चीज़ कर रहे थे और अब जब वो मरने के होंगे या फिर जो है वो मतलब कि जवान ही मान लेते हैं कि अब वृद्ध अवस्था में है, तो वो अपने बच्चों को बहुत सारी बातें ऐसे बता देते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे जीवन जीना होता है, इसमें ये कठिनाइयाँ होती हैं, इन कठिनाइयों का सामना इन परिस्थितियों में ऐसे ऐसे करना होता है। तो वो आपको बता दिया, फिर आपने अपने बच्चे को बताया, फिर उस बच्चे ने अपने बच्चे को बताया। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग एक दूसरे को ज्ञान बता करके निकल जाते हैं अपने आप को। तो ये चीज़ होती है आपकी संस्कृति। ओके, तो शिक्षा के द्वारा ही संस्कृति आप बताते हैं। अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो आप संस्कृति के बारे में बयान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, सॉरी। तो आगे आप लिख सकते हैं कि शिक्षा समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और प्रतिमानों को युवकों में हस्तांतरित करती है। जिस देश, जाति एवं समाज की अपनी संस्कृति नहीं होती है उसकी अपनी पहचान भी नहीं होती है और उसका स्वाभिमान भी नहीं होता है, आप ये सब लिख सकते हैं। और एक दिन वह विनष्ट हो जाता है, संस्कृति ही उसे जीवित रखती है। संस्कृति का ज्ञान भी शिक्षा द्वारा होता है। शिक्षा संस्कृति के विकास के साथ साथ उसका संरक्षण भी करती है और समाज के लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व होता है। वह उसको क्या कहते हैं, जो लोग संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति पर लोगों को गर्व होता है और वह उसको प्रत्येक दशा में सुरक्षित रखना चाहते हैं कि संस्कृति जैसे भी है मेरी है और ये ऐसी बनी रहे। और संस्कृति की सुरक्षा का यही कार्य शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को नहीं बचा पाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, मूल्य शिक्षा क्या होती है। भाई मूल्य शिक्षा क्या है, तो मूल्य माने होता है वैल्यू, शिक्षा माने होता है एजुकेशन। तो एजुकेशन वैल्यू क्या होती है, फिर जो है वैल्यू ऑफ एजुकेशन समझते हैं भाई। वैल्यू ऑफ एजुकेशन नहीं है, मतलब कि जो है वैल्यू मतलब कि सामाजिक मूल्य होते हैं कुछ जो कि समाज में खास करके लागू होते हैं। तो उन सामाजिक मूल्यों में शिक्षा का बड़ा जो है अच्छा भूमिका मतलब कि भूमिका होती है, योगदान होता है। और आपके पाठ्यक्रम में जो है मूल्य और शिक्षा दिया हुआ है, मतलब कि चैप्टर में भी दिया हुआ है कि मूल्य और शिक्षा। ओके, तो मूल शिक्षा का मतलब क्या है आपको बता दिया जाए, आप लोग सुनिएगा बड़े ध्यान से। लिखेंगे कि मूल शिक्षा वह अधिगम अनुभव होता है जिससे आने वाली पीढ़ी के ज्ञान, व्यवहार, अभिवृत्ति तथा उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, वैयक्तिक, बौद्धिक, आर्थिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक, सौंदर्यात्मक इन सभी मूल्यों में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। मूल शिक्षा एक प्रकार से ऐसा अधिगम या फिर ऐसा अनुभव होता है जिसके द्वारा हम कई प्रकार के परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, विद्यालय के क्रियाकलाप व्यक्ति में परम सत्ता के लिए विश्वास का भाव जगाने में सहायक हो सकते हैं। विद्यालय के विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों व विद्यार्थियों की दिनचर्या की सुसंयोजित करके
भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। तो मूल्य माने होता है कि समाज में कौन से मूल्य, या समाज में अगर आप क्या करेंगे तो आपका मूल्य कैसा। तो सामाजिक मूल्य जो सीखते हैं व्यक्ति, जो वैल्यू होती है, सोशल वैल्यू, वो आप तभी सीख सकते हैं जब आपके पास शिक्षा होगी। तो शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक मूल्य बच्चे सीखते हैं या फिर व्यक्ति सीखता है। ओके, ये बात क्लियर होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न आपके समक्ष है भाई, देखेंगे बेसिक शिक्षा की विशेषताएं बताइए। बेसिक शिक्षा की विशेषता क्या क्या हो सकती है, आपसे पूछा गया। बड़ी अच्छी जो है परिभाषा है कि बेसिक शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो बेसिक शिक्षा की विशेषताएं क्या लिख सकते हैं आप, पहली जो है लिखेंगे कि बेसिक शिक्षा पद्धति के तमाम गुण हैं। उसके अंतर्गत 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की जो है व्यवस्था की गई है बेसिक शिक्षा के तहत। इसमें जो है अपव्यय की संभावना नहीं है। बच्चों को उत्तम नागरिकता का पाठ पढ़ाया जाता है और यह शिक्षा जीवन के घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। शिक्षा किसी हस्त उद्योग एवं उत्पादन कार्य द्वारा दी जाती है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा गया है बेसिक शिक्षा में। और साथ ही साथ जो है आप लिख सकते हैं कि यह देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना जागृत करती है। आप यह भी लिख सकते हैं कि जो बेसिक शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित बुनियादी शिक्षा देश की भावी परिस्थितियों के सर्वदा अनुकूल होती है। आप ये भी लिख सकते हैं कि व्यवसाय परक शिक्षा से बेसिक शिक्षा घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। आप लिख सकते हैं कि व्यवसाय और बुनियादी शिक्षा में चोली दामन का संबंध होता है। जिस प्रकार से वस्त्र में चोली दामन का संबंध होता है, ठीक इसी प्रकार से बेसिक शिक्षा जो होती है घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है और किससे, व्यवसाय और बुनियादी शिक्षा संबंधित होती है आपस में। तो ये बेसिक शिक्षा के कुछ विशेषताएं थी जो हमने आपको बता दी। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए 6वां नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का अर्थ बताइए। शिक्षा का अर्थ क्या है, समझते हैं भाई। शिक्षा का अर्थ आखिरकार है क्या, इसको थोड़ा सा जान लीजिए भाई। शिक्षा का अर्थ है क्या, सबसे बढ़िया जो है परिभाषा आपके समक्ष है कि शिक्षा का क्या अर्थ है। चलिए, अगर शिक्षा के अर्थ के बारे में आपसे पूछा गया तो क्या लिखेंगे आप। शिक्षा के अर्थ की बात की जाए तो शिक्षा के कई अर्थ हो सकते हैं। एक संकुचित अर्थ होता है और एक इसका जो है संकीर्ण अर्थ होता है। एक संकुचित होता है, संकीर्ण एक ही बात है। एक व्यापक अर्थ होता है शिक्षा का हमने अर्थ को लेकर के कई जो है एक वीडियो बना दी है सेपरेटली, उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसमें हमने शिक्षा के प्राचीन अर्थ को भी बताया है। इसमें हमने विद्या ददाति विनयम सा विद्या विमुक्ते, इन सभी के बारे में आपको समझाया है। ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रः विद्या विहीना पशुभिः समानः, गुरु गृह गए पढ़न न गुराई, अल्पकाल विद्या संपाई, ये साम न विद्या तपो न ध्यानम। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने उसमें बताई थी। कहने का मतलब ये है कि विद्या शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो संस्कृत के विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है विद्वान होना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ 2 रूपों में जाना जा सकता है, एक तो हिंदी के अनुसार और एक व्युत्पत्ति मूलक के अनुसार। तो जो है, और शिक्षा के हम बात की जाए हिंदी अर्थ के अनुसार समझें तो विद धातु से हुई है। जबकि व्युत्पत्ति मूलक अर्थ की बात की जाए तो शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन जो शब्द है आपका, वो शब्द बना है लैटिन भाषा के एडुकेटम से, और एडुकेटम जो शब्द है उससे बना है किसे, एडुकेटम शब्द से बना है भाई। मतलब कि जो है एडुकेटम शब्द से बना है कौन, ओके। एडुकेटम शब्द से क्या बना भाई, एडुकेटम शब्द से क्या बना है आपका, एजुकेशन बना है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो ई और डूको है उसका संधि विच्छेद है। ई मतलब होता है अंदर से और डूको माने होता है बाहर निकालना या अग्रगति देना। तो इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ की बात की जाए शिक्षा की, तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, शिक्षा मतलब क्या अर्थ होता है कि जो है अंदर से बाहर निकालना। अगर आपके अंदर जो भी ज्ञान है वो आप अंदर से बाहर निकाल रहे हो तो उसी प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। ये शिक्षा का एक प्रकार से व्युत्पत्ति मूलक अर्थ के बारे में हमने बता दिया। एक व्यक्ति हैं एडम्स और वो कहते हैं शिक्षा की द्विमुखी परिभाषा देते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी को मानते हैं, जबकि जॉन डीबी जो हैं वो शिक्षा की त्रिमुखी जो है पक्ष पर ध्यान देते हैं, जिसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी तीनों को मानते हैं कि ये तीनों योगदान इनका अच्छा होता है। वैसे एडुकेटम शब्द के साथ साथ लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं, जैसे कि एक एडुकियर है और एक एडुसियर है। ओके, एडुकियर जो है
वो उसका मतलब होता है उठाना और एडुसियर का मतलब होता है निकालना। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा का मतलब होता है सीखना या सीखने की प्रक्रिया। सिंपल सी परिभाषा आप लिख सकते हैं। शिक्षा का आधुनिक अर्थ और प्रचलित अर्थ भी आप समझ सकते हैं। कई चीज़ें जैसे कि शिक्षा को एक जो है मतलब जो है पाठ्यक्रम को एक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं बना रखा गया है। विद्यालय को एक दुकान बताया गया है, शिक्षार्थी को एक खरीदार बताया गया है और शिक्षक को एक विक्रेता बताया गया है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। और भी शिक्षा के अर्थ को हमने व्यापक अर्थ को भी समझाए थे। व्यापक अर्थ मतलब शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है वो जीवन पर्यंत में चलता रहता है, अर्थात जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक वो शिक्षा ग्रहण करता रहता है। तो शिक्षा का वो क्या व्यापक अर्थ है। आगे थोड़ा समझते हैं और इन मुद्दों को हम जानते हैं कि आखिरकार इसकी परिभाषा हम कैसे जो है लिख सकते हैं। आइए समझते भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है एनसीटीआई के कार्य बताइए। एनसीटीआई के कार्य क्या हो सकते हैं, समझते हैं भाई हम आगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखेंगे 7वां नंबर। एनसीटीआई के कार्य बताइए। एनसीटीआई का मतलब होता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। क्या, राष्ट्रीय अर्थात नेशनल। अध्यापक का मतलब क्या होता है, अध्यापक का मतलब होता है टीचर, और शिक्षा माने होता है एजुकेशन, और परिषद माने होता है आपका काउंसिल। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अर्थात एन मतलब क्या होता है नेशनल, सी मतलब क्या यहाँ पर लिया गया काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ये इसकी फुल फॉर्म होती है एनसीटीआई की। एनसीटीआई के कार्य की बात की जाए तो आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है भाई। पहला कार्य एनसीटीआई का क्या होता है, पहला कार्य होता है कि अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों की योग्यताओं का निर्धारण करना, इसका पहला कार्य होता है किसका, एनसीटीआई का। दूसरा कार्य क्या होता है इसको समझते हैं। दूसरा कार्य जो होता है मेरे भैया इनका एनसीटीआई का दूसरा कार्य होता है कि समय समय पर मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा के संस्थानों का निरीक्षण करना, ये दूसरा कार्य होता है। तीसरा कार्य ये होता है कि मान्यता प्राप्त जो संस्थान हैं उन संस्थानों के लिए शिक्षण शुल्क व जो अन्य शुल्क होते हैं उनका निर्धारण करना भी इन्हीं का कार्य होता है। चौथे कार्य में आप लिख सकते हो कि अध्यापक शिक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में संघीय राज्य सरकार व मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सूचित करना, ये चौथा कार्य। पांचवा कार्य होता है कि अध्यापक शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के उचित उपाय करना। और छठवां कार्य आप लिख सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित विभिन्न मानकों व मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करना, ये भी कार्य होता है एनसीटीआई का। तो एक प्रकार से एनसीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ क्या, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, इसकी बात की जाए तो शिक्षा की उन्नति तभी संभव है जब श्रेष्ठ अध्यापक होंगे, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके संघीय सरकार ने अर्थात केंद्र सरकार ने बात की जाए 1993 में 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बनाया, और इस अधिनियम के अनुसार संपूर्ण शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधीन हो गई। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के महत्व का अंदाजा इस बात से लग जाता है कि आज संपूर्ण भारत में कोई भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान परिषद की अनुमति के बिना नहीं खुल सकता। आवश्यक सुविधाओं जैसे कि पुस्तकालय, स्टॉक, प्रयोगशाला आदि का गहन निरीक्षण करके ही परिषद किसी भी संस्थान को मान्यता प्रदान करती है। ओके, तो ये एक प्रकार से क्या है एनसीटीआई के एक प्रकार से जो महत्व है उसके बारे में हमने बता दिया, और इसके कार्य हम आपको समक्ष हमने जो है प्रदर्शित करा है। यहाँ पर देख लीजिएगा, कार्य हमने आपको बता दिया। कोई निश्चित तौर पर इसका कार्य और आप लिख सकते हैं 7वां कार्य से कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, या और भी कार्य आप लिख सकते हैं जैसे कि पूरे देश में अध्यापक शिक्षा का समन्वय करना। और आप जो है 9वां कार्य लिख सकते हो कि संघीय सरकार के द्वारा अध्यापक शिक्षा के संबंध में दिए गए कार्यों को भलीभूत करना। 10वां कार्य हो सकता है आपकी अध्यापक शिक्षा से संबंधित विभिन्न सर्वेक्षण करना व अध्ययन करना। और भी लिख सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा में प्रवेश परीक्षा, योग्यता परीक्षा के स्तर का निर्धारण करना हुआ। तो सारा का सारा कार्य कौन करेगा, यही करेगा। जो है शिक्षा के विकास हेतु बहुआयामी योजना बनाना हुआ, उनका क्रियान्वयन करना हुआ। तो ये सारे के सारे कार्य किसके होते हैं, ये सब जो है कार्य एनसीटीआई के ही कार्य होते हैं। ओके, ये बात क्लियर होगी आपकी। तो क्या आप एनसीटीआई के कार्य के बारे में आप समझ गए, एनसीटीआई क्या होती है इसके बारे में हमने आपको बता दिया। निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि हाँ एनसीटीआई क्या है। एनसीटीआई एक ऐसी संस्था है जो कि मान्यता देती है, जो टीचर्स होते हैं उनको। एक ऐसी परिषद है जो कि अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों की योग्यताओं का निर्धारण करती है, और भी तमाम सारे कार्य हमने आपको बता दिए। ओके,
निश्चित तौर पर ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। आगे देखते हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है IQAC पर टिप्पणी लिखिए। IQAC ये क्या है भाई? IQAC ये क्या है? तो ये आंतरिक गुणवत्ता सुधार सेल इसको कहा जाता है। क्या? आंतरिक अर्थात इंटरनल गुणवत्ता माने होता है, गुणवत्ता माने होता है क्वालिटी, और सुधार माने होता है, आप बोल सकते हैं इसको सुधार को, जो भी अंग्रेजी में आप जो है बोलना चाहें वो। ओके, हालांकि जो है उसके बाद में जो है काउंसिल माने होता है आपका, या फिर सेल ही बोल सकते हो। ठीक है, C से सेल होता है, A से जो होता है आपका वो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे प्यारे सुधार। ओके, देखिए तो IQAC, ठीक, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये नैक की गाइडलाइन के अनुसार हुई थी। और नैक क्या है? नैक की बात की जाए तो नैक के बारे में हमने आपको अगले मॉडल पेपर में हमने आपको समझाया था कि नैक क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। नैक के बारे में हमने उसमें समझाया। हालांकि नैक जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद इसको हिंदी में कहा जाता है। और नैक की बात की जाए तो NAAC अर्थात NAAC एक जो संस्था है उसका नाम है, एक परिषद है NAAC अर्थात नेशनल। और इसके बाद में जो है असेसमेंट ए का मतलब, और इस ए का मतलब होता है जो है एक्रीडिटेशन। ओके, और सी माने क्या होता है? काउंसिल। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। इसको नैक कहा जाता है, हिंदी में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। ओके, ये एक ऐसा संस्थान होता है जो कि भारत के उच्च जो शिक्षा संस्थान है, मतलब कि उच्च जो शिक्षा संस्थान है उनका आकलन करता है, उनका प्रत्यायन करता है, अर्थात उनको मान्यता देता है। तो इसी का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और विशेष करके नैक जो होता है उच्च शिक्षा संस्थानों के भौतिक सुविधाओं के साथ साथ शैक्षिक, गैर शैक्षिक, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का मूल्यांकन करता है। तो ये नैक होती है। अब आपको बताना क्या है यहाँ पर, जो है IQAC क्या होता है, अर्थात जो है IQAC क्या होती है। तो हिंदी में इसके फुल फॉर्म क्या होती है? आंतरिक गुणवत्ता सुधार सेल अर्थात IQAC। इसकी स्थापना नैक के द्वारा अर्थात NAAC जो संस्था है, परिषद है, इसके द्वारा कि जो है इसी के गाइडलाइन के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में की जाती है। ये सेल विश्वविद्यालय के शैक्षिक, अनुसंधान एवं आर्थिक बिंदुओं का मूल्यांकन करती है। IQAC जो एक प्रकार से नैक की ही गाइडलाइन के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है में की जाती है, नैक की मतलब कि IQAC की स्थापना। और इसका क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, विश्वविद्यालय के शैक्षिक कोई हुआ या फिर कोई अनुसंधान हुआ, कोई आर्थिक बिंदुओं का मूल्यांकन करना हुआ, तो ये जो है करती है IQAC। और साथ ही साथ सुधार के सुझाव भी देती है। इसके गठन की बात की जाए तो इसके गठन में विश्वविद्यालय फैकल्टी, पूर्व शिक्षा विद्यार्थी जो रहे हैं, और सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है इसमें। और जो है IQAC की बात की जाए तो इसमें अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं इसके। और इसमें निदेशक एवं सचिव का भी पद जो है होता है। सेल के प्रत्येक वर्ष में 2 बैठकें अनिवार्य होती हैं IQAC की, और जो कि विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों की समीक्षा करती हैं कि विश्वविद्यालय में क्या क्या चीज़ें कैसे होनी है या कैसे हो रही है। ये सब चीज़ों पर शिक्षा, अनुसंधान या किसी अन्य मुद्दे पर यह सेल सुझाव के मतलब कि सुधार के भी सुझाव देती है। और सामान्यतः जो है IQAC की बात की जाए तो इस सेल में 8 सदस्यीय फैकल्टी स्टाफ एवं 5 सदस्य प्रशासन एवं तकनीकी स्टाफ के लिए होते हैं। ये IQAC के बारे में हमने आपको बता दी। ओके, अगर आपसे पूछे AICTE क्या होता है भाई, तो AICTE जो है मतलब कि ISET बोल सकते हैं इसको। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी बात की जाए तो इसमें 21 सदस्यों वाली कार्य समिति के माध्यम से अपना कार्य करती है। 10 सर्वाधिक अध्ययन बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त है ये। और कई चीज़ें हैं इसमें। इसकी स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी नई दिल्ली में। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है? 9वां नंबर प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? पूर्व प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? प्री प्राइमरी जो एजुकेशन होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि
बालक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में प्रवेश करने से पहले जो भी पढ़ाई करता है वो सारी की सारी पढ़ाई क्या होती है, वो सारी की सारी पढ़ाई पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। मतलब कि पहली से नीचे कक्षा 1 से नीचे जितनी भी पढ़ाई है, अर्थात जो केजी, नर्सरी, LKG, UKG, फलाना धमाका, ये सब जो है ये सारा का सारा आपका पूर्व प्राथमिक अर्थात प्री प्राइमरी एजुकेशन में आता है। ठीक, बात की जाए तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा माता के गर्भ धारण के साथ ही प्रारंभ हो जाती है तथा यह बालक की आयु के 5 से 6 वर्ष तक चलती रहती है। इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक जन्म से पूर्व शिक्षा और एक जन्मोत्तर शिक्षा। ठीक, मतलब जन्म के बाद। तो जन्म पूर्व शिक्षा के अंतर्गत माता के गर्भ में स्थित बालक की देखभाल आती है। इसमें माता के स्वास्थ्य, भोजन, मनोस्थिति आदि का ध्यान दिया जाता है, जिससे बालक को भी अच्छी बुद्धि मिल सके, अच्छा ज्ञान मिल सके, जिससे गर्भ में स्थित जो बालक है उसका शारीरिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, संवेगात्मक विकास हो सके और ये सब अच्छी तरीके से हो सके। ओके, और जन्म के बाद अर्थात जन्मोत्तर शिक्षा जो होती है उसके अंतर्गत घर पर, परिवार में, पड़ोस में और पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब की जो कक्षाएं होती हैं LKG, UKG में, इसमें जो है वो ज्ञान अर्जित करता है, तो वो आपकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है। आप लिखेंगे, मैं इससे यही समझता हूँ। ठीक, आगे समझते 10वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। मॉन्टेसरी, डॉक्टर जो है मेरिया मॉन्टेसरी की बात की जाए तो शिक्षा के इन्होंने कई उद्देश्य बताए हैं। इन्होंने पहला उद्देश्य बताया क्या, पहला उद्देश्य बताया कि शिशु में शारीरिक एवं इंद्रिय शक्तियों का स्फुरण तथा विकास करना। दूसरा इन्होंने जो है अपना उद्देश्य बताया, मॉन्टेसरी जो है इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बताया कि शिक्षा के द्वारा शिशु का सर्वांगीण विकास होता है, इसीलिए शिक्षा का सर्वांगीण विकास करना भी इसका एक उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य इन्होंने बताया मेरिया मॉन्टेसरी ने कि परिस्थिति के अनुकूल मतलब कि परिस्थिति के अनुरूप ढालने की योग्यता जो होती है शिक्षा के द्वारा ही उत्पन्न होती, तो ये एक प्रकार से इसका उद्देश्य रखा। चौथा उद्देश्य इनका शिक्षा का था कि शिशु में व्यवहारिकता के गुण उत्पन्न किया जाए। और पांचवी बात है, पांचवा इन्होंने करा मेरिया मॉन्टेसरी ने, समस्याओं का दृढ़ता से सामना करना बच्चे के अंदर, जब से वो शिक्षित हो जाएगा तभी वो कर पाएगा, ये भी जो है उन्होंने किया। तो ये जो है 5 उद्देश्य इनका शिक्षा का रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मेरिया मॉन्टेसरी जो है इसके आगे कहती हैं शिक्षा के बारे में कि मानव जाति अपनी समस्याओं का जिनमें शांति एवं एकता है तभी समाधान कर सकती है, जब उसका ध्यान एवं समझ शक्तियाँ जो होती हैं व्यक्तित्व की असीम संभावनाओं के विकास में लग जाएं, तभी जो है क्या होता है, तभी जो है हम शांति और एकता मतलब कि या फिर जो समाधान होते हैं, कोई भी समाधान हो, कोई समस्या हुई उसका समाधान तभी हम कर सकते हैं। और शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सोचा जाए तो। ओके, तो ये बात क्लियर होगी आपकी। तो इसमें सारे के सारे आपके अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्नों के उत्तर हमने बता दिए। आगे समझते हैं और आपको हम जो है लघुत्तरी टाइप के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते थोड़ा सा। तो यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्नों को आपको केवल जो है यहाँ पर 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे पेपर में और एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होगा। और पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा होगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं अंग्रेजी में लिखेंगे, जो हिंदी वाले हिंदी में लिखिएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। खंड बा आपका है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसमें क्या होता है भाई, अब इसमें जो आपका होगा ये लघुत्तरी टाइप के प्रश्न होंगे। एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपके लघुत्तरी टाइप के एग्जाम्स में आएंगे आपके। देखिए प्रश्न है आपके समक्ष कि शिक्षा के व्यापक अर्थ का क्या तात्पर्य होता है। ये प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम्स में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो आप लिखेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ में क्या लिखेंगे कि वास्तव में यदि देखा जाए तो निष्पक्ष भाव से शिक्षा के मतलब कि व्युत्पत्ति मूलक अर्थ को शिक्षा का व्यापक अर्थ हम कह सकते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, अर्थात जब से व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से लेने के बाद में जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो शिक्षा वो सीखता है वो सारी का सारी शिक्षा कैसी होती, व्यापक अर्थ में ली जाती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है और यह बालक के जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु के पूर्व तक चलती रहती है। इसमें शिक्षा का प्रारंभ बालक माँ के गोद से प्रारंभ करता है, इसीलिए माँ को आदर्श अध्यापिका या बुनियादी शिक्षिका भी कहा गया है।
ये सीखने सिखाने वाला कोई नहीं होता है, सीखने वाला सिखाने वाला भी होता है और सिखाने वाला सीखने वाला भी होता है। इसमें शिक्षक शिक्षार्थी का दूर दूर तक कोई रिश्ता भी नहीं होता है। लोग इसमें क्या सिखाते हैं, कौन किससे सीखता है, मतलब ही नहीं रखता। आप मुझसे सीख रहे हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप किसी और से सीख रहे हैं और कोई और किसी और से सीख रहा है। इस प्रकार से ना तो जो आप सीख रहे हैं ना पता है किससे सीख रहे हैं, और जो मतलब कि कहीं से किसी प्रकार से आपको कोई भी नॉलेज मिल जाए, किसी प्रकार से कभी भी कोई भी नॉलेज मिल जाए, वो सारा का सारा क्या है, वो सब शिक्षा ही होती है। ये शिक्षा का व्यापक अर्थ के अंतर्गत समझा जाता है। शिक्षा की बात की जाए तो एक चार्ट आप यहाँ पर बना करके समझा सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक जगह लिखेंगे जो है शिक्षा का क्षेत्र, उसको उसके सामने इंडिकेट करेंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो शिक्षा का क्षेत्र है। उसके बाद में आप संपूर्ण प्राणी लिख दीजिएगा, उसमें आप शिक्षार्थी लिख दीजिएगा। उसके बाद में संपूर्ण वस्तुएं शिक्षा के स्रोत हैं और संपूर्ण जीवन शिक्षा का काल है, शिक्षा का समय है। ओके, तो संपूर्ण जीवन व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता रहता है। क्या संपूर्ण जीवन व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता रहता है, तो वो शिक्षा का काल होता है, अर्थात सारे का सारा समय जितना भी उसको जीवन मिला है पूरे के पूरे जीवन में जो सीखता है। ठीक, उसके साथ ही साथ जो संपूर्ण वस्तुएं होती हैं वो शिक्षा के स्रोत होती हैं। हर वस्तुओं से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। समस्त जो संपूर्ण प्राणी होते हैं वो शिक्षार्थी होते हैं, अर्थात कोई ऐसा प्राणी बचता नहीं कि जो शिक्षा ना ग्रहण करता हो। हर एक चीज मतलब कि प्राणी जो है शिक्षा ग्रहण करता है। और शिक्षा का क्षेत्र पूरा का पूरा सकल ब्रह्मांड है, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है शिक्षा का क्षेत्र होता है। लोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ें सीखा करते हैं हमेशा। ओके, तो शिक्षा का ये व्यापक अर्थ है, हमने आपको समझा दिया। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या है कि शिक्षा और जो है प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है। शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षा को क्या कहते हैं, एजुकेशन, और प्रशिक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, प्रशिक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग फटाफट से। शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है, प्रशिक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक को टीचिंग कहते हैं और प्रशिक्षण को क्या कहते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रशिक्षण को क्या कहते हैं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, अंग्रेजी में प्रशिक्षण को क्या कहते हैं। देखते हैं कौन बताता है। चलिए आप लोग बताते रहिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके बारे में आपको समझाता हूँ प्रशिक्षण है क्या। तो शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, इसको लेकर के आप क्या लिखेंगे भाई। सबसे पहले आप लिखेंगे कि शिक्षा जो होती है एक व्यापक प्रक्रिया होती है। क्या, शिक्षा जो होती है, पहला अंतर ये है कि शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया होती है जिसमें सीखना और सिखाना दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जबकि बात की जाए प्रशिक्षण की, तो प्रशिक्षण शिक्षण का एक अंग होता है। इसमें सीखने वालों को क्रिया विशेष में दक्षता प्रदान की जाती है। क्या, जो है सीखने वालों को क्रिया विशेष में दक्षता प्रदान की जाती है कि वो सीख कैसे सकता है और कोई चीज़ को, ओके, क्रिया को, अर्थात वो एक अंग होता है शिक्षण का प्रशिक्षण। ठीक, आगे समझते हैं। दूसरा अंतर क्या हो सकता है भाई, दूसरा अंतर हो सकता है आपका कि शिक्षा मानव जीवन में लगातार चलती रहती है और प्रशिक्षण जो होता है एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय तक ही सीमित होता है। आप अगला अंतर लिख सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां सब कुछ व्यापक होती हैं, जबकि प्रशिक्षण की बात की जाए तो इसमें सब कुछ सुनिश्चित होता है। और अगला अंतर की बात की जाए तो शिक्षा का प्रारूप औपचारिक, अनौपचारिक तथा नौपचारिक सब में होता है, जबकि प्रशिक्षण केवल औपचारिक तथा नौपचारिक स्थिति में ही होता है, अनौपचारिक प्रशिक्षण नहीं होता है। ओके, पांचवा अंतर आप तमाम सारे अंतर भी लिख सकते हैं। हालांकि अब जो है सारांश की बात की जाए तो सारांश में कह सकते हैं कि शिक्षा एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया होती है, जबकि प्रशिक्षण किसी निश्चित उद्देश्य में किया जाता है। ठीक, जैसे कि बात की जाए विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ यदि अध्यापक किसी छात्र को वॉलीबॉल खेलने की तकनीकी बताता है तो उसके बाद बालक बताए गए तकनीकी से वॉलीबॉल खेलने का प्रयास करता है और सीख जाता है। इस प्रकार के से इस कार्य हेतु बार बार किया जाने वाला जो प्रयास है उसी को प्रशिक्षण कहलाता है, अर्थात उसी को ट्रेनिंग कहा जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे समझते हैं। तो क्लियर होगी बातें, ऐसा लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, शिक्षा के साधन का क्या अर्थ है। शिक्षा के साधन का क्या अर्थ है भाई, शिक्षा के साधन का क्या अर्थ है, फटाफट से बताने का प्रयास करें। और आगे भी प्रश्न दिया है कि इन साधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो सामान्य रूप से बात की जाए तो साधन या अभिकरण इन दोनों का मतलब एक ही होता है और इसका तात्पर्य ये होता है कि
हम उन तत्वों, कारण, स्थान या संस्थाओं से हम लोग शिक्षा के अभिकरण का अर्थ लगाते हैं जो बालक पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शैक्षिक प्रभाव डालते हों। ठीक। अंग्रेजी शब्द की बात की जाए तो अंग्रेजी शब्द एजेंसी का हिंदी अर्थ होता है साधन। क्या? एजेंसी शब्द का हिंदी अर्थ होता है साधन। एजेंसी मतलब होता है एजेंट। ओके, एजेंट का काम। तो एजेंट का तात्पर्य उस वस्तु या व्यक्ति से होता है जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है। एजेंट का मतलब यही तो होता है। शिक्षा के 3 रूप होते हैं, खास करके शिक्षा के कितने रूप होते हैं भैया? शिक्षा के 3 रूप होते हैं और 3 अलग अलग ढंग से संपन्न होते हैं। तो जिनकी सहायता से हम जो है ये संपन्न होते हैं। और शिक्षा के बारे में बात की जाए तो 3 साधन होते हैं शिक्षा के। यहाँ पर पूछा गया शिक्षा के साधन का क्या अर्थ होता है। शिक्षा के साधन में बात की जाए तो आप साधन हेडिंग डाल करके लिखेंगे 3। शिक्षा के 3 साधन होते हैं निम्नलिखित से और 3 अलग अलग ढंग से संपन्न हो सकते हैं। पहला होता है आपका औपचारिक साधन और एक अनौपचारिक साधन और एक नौपचारिक साधन। ओके, तीसरा जो होता है नौपचारिक साधन, दूसरा होता है आपका अनौपचारिक, पहला होता है औपचारिक। तो क्या होता है? पहला शिक्षा का औपचारिक साधन होते हैं, कुछ शिक्षा के अनौपचारिक साधन होते हैं, कुछ शिक्षा के नौपचारिक साधन होते हैं। तो औपचारिक साधन में क्या क्या आते हैं भाई? शिक्षा के औपचारिक साधन कौन कौन से हैं? शिक्षा के औपचारिक साधनों में आप लिख सकते हैं जैसे जो है विद्यालय हो गया आपका, पुस्तकालय हो गया, प्रयोगशालाएँ हो गई, अजायब घर हो गया। ये सब शिक्षा के कौन है? औपचारिक साधन है। अनौपचारिक साधनों की बात की जाए शिक्षा के तो उनमें आपका परिवार हो गया, समाज हो गया, धर्म हो गया, आपका राज्य हो गया, खेल का मैदान हो गया। ये सब शिक्षा के क्या हैं? ये सब शिक्षा के अनौपचारिक साधन है। जबकि बात की जाए शिक्षा के नौपचारिक साधन की, शिक्षा के नौपचारिक साधनों में आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, चलचित्र हो गए, पत्र पत्रिकाएँ हो गई, वीडियो कैसेट हो गया, शिक्षण मशीन हो गई, ये तमाम सारी चीज़ें। तो शिक्षा के साधन ऐसे आप समझा सकते थे। ओके, वर्गीकरण कर सकते थे इसका। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि मूल्य की प्रकृति क्या है, स्पष्ट कीजिए। मूल्य की प्रकृति क्या है, स्पष्ट कीजिए। मूल्य की प्रकृति क्या है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो मूल्य की प्रकृति क्या है, अर्थात नेचर ऑफ वैल्यू। ओके, तो बात की जाए जो विभिन्न क्षेत्रों के वे सभी पदार्थों की, तो विभिन्न क्षेत्रों के वे सभी आदर्श, सिद्धांत, व्यवहार आदि जिसको मानव समाज स्वीकार करता है, अपने अपने क्षेत्र का वह मूल्य कहलाते हैं। किसी समाज में कोई चीज़ मान लेते, कोई जो है प्रक्रिया मानी जाती है तो वो वहाँ का मूल्य है, किसी में दूसरा चीज़ मानी जाती है तो वो वहाँ का मूल्य बन जाता है। ठीक। तो मूल्यों की प्रकृति की बात की जाए तो हम जो है पहला इसका मूल्य देखते हैं कि मूल्य एक अमूर्त क्या होता है, संप्रत्यय होता है, अमूर्त, अर्थात मूल्य दिखाई नहीं पड़ते, अमूर्त होते हैं, मूर्तता इनमें नहीं होती है। ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरी बात ये कि मूल्य किसी समाज के विश्वास, उसका आदर्श, उसके सिद्धांत या व्यवहार मानदंड को व्यक्ति द्वारा दिया गया महत्व होता है, उसी को मूल्य कहते हैं। तीसरी बात यह है कि किसी समाज के विश्वास, आदर्श और मानदंड उसके दीर्घ अनुभवों के परिणाम होते हैं, तब मूल्यों पर भी यह बात लागू होनी चाहिए। ओके, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो कि उसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। चौथी बात यह है कि जो उसकी प्रकृति बताती है, व्यक्ति में मूल्यों का विकास समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेने से होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और भी आप लिख सकते हैं बात की जो है व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी अपने मूल्यों की रक्षा करते हैं, पर साथ ही आवश्यकता होने पर इसमें परिवर्तन भी करते हैं। और आप लिख सकते हैं इसमें कि मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं। और भी लिख सकते हैं आप कि मूल्य व्यक्ति को सही गलत, अच्छा बुरा, करणीय अकरणीय, क्या करना क्या नहीं करना, इन सभी में सहायता प्रदान करते हैं। और उसके बाद में 8वीं बात यह है कि जो है मूल्यों का पालन करने में व्यक्ति को संतोष मिलता है। मूल्यों की रक्षा के लिए लोग प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। और भी लिख सकते हैं आपकी भिन्न भिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रों के मूल्य अलग अलग होते हैं। आप देखेंगे तो मूल्यों से ही उनकी पहचान होती है कि किसी समाज का मूल्य क्या है, किसी धर्म का मूल्य क्या है, उसी से वो पहचाने जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। मूल्य व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करते हैं। कोई व्यक्ति किसी विश्वास, आदर्श, सिद्धांत अथवा व्यवहार मानदंड को अधिक महत्व देता है और किसी अन्य को कम महत्व देता है, फिर देता ही नहीं है। तो ये सब उसकी जो है इच्छा पर निर्भर करते हैं कि वो किस मूल्य को मानता है। ओके, अगला प्रश्न है आप 6वां नंबर प्रश्न,
तो ये प्रश्न का उत्तर 5वें का हो गया आपका। 6वां प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे? देखिए प्रश्न क्या है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय एकता हेतु तथा शैक्षिक सुझाव दिया है। क्या? तथा शैक्षिक सुझाव दिया है, स्पष्ट कीजिए। क्या? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय एकता हेतु तथा शैक्षिक सुझाव हेतु, मतलब कि शैक्षिक सुझाव क्या दिया है, इसको स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछा गया आपसे। प्रश्न क्या पूछा गया भाई कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय एकता हेतु तथा शैक्षिक सुझाव हेतु क्या जो है, मतलब कि शैक्षिक एक राष्ट्रीय एकता हेतु शैक्षिक सुझाव क्या दिया है। ठीक, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता कायम करने के लिए हम कई कार्यक्रमों के बारे में अगर आपको बताना चाहें तो उनका सुझाव आप जो है आयोग ने दिया है। पहली बात तो ये है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर जो है ये 3 प्रकार की जो है शिक्षा की बात की जाए तो दी जाती है। प्राथमिक स्तर पर बात की जाए तो शैक्षिक सुझाव क्या दिए हैं तो उनको बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो सुझाव दिए हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चे में क्या, पाठ्यक्रम में लोकगीतों और कहानियों को स्थान दिया जाए। दूसरी बात यह है कि कहानियाँ भारत के विभिन्न भागों से चुनी जाएं ताकि लोग सभी जो है बच्चे सभी जो है स्थानों के से परिचित हो सकें। तीसरी बात ये कि प्राथमिक स्तर पर सुझाव ये दिया जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952-53 के अनुसार, उसने कहा कि बालकों को प्रत्येक क्षेत्र के मानव भूगोल की जानकारी करवाई जाए ताकि बच्चे को पता हो कि हाँ जो है वहाँ कहाँ पर कैसे मानव जो है पाए जाते हैं। और चौथी बात प्राथमिक स्तर पर बताई माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कि बालकों को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय चिन्हों, इन सभी का पूर्ण ज्ञान करवाया जाए ताकि वो जो है अपने बारे में जान सके, अपने देश के बारे में। दूसरी बात यह है कि माध्यमिक स्तर पर बच्चों के अंदर कुछ जो है सुझाव दिया। दूसरे स्तर पर क्या भाई सुझाव दिया, शैक्षिक सुझाव क्या दिया माध्यमिक स्तर पर, तो माध्यमिक स्तर पर कई बातों को बताया। पहली बात बताई माध्यमिक स्तर पर जो है इस शिक्षा विभाग ने, मतलब कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पहली बात बताई माध्यमिक स्तर पर कि बालकों को भारत का सामाजिक इतिहास पढ़ाया जाए। दूसरी बात कि छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों और सामाजिक दशाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी बात जो है बताई कि शिक्षा की ऐसी विधि अपनाई जाए जिससे बालकों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो सके। और जो तीसरा तरीका, मतलब कि तीसरे स्तर का जो अर्थात विश्वविद्यालय स्तर पर बात की जाए, विश्वविद्यालय स्तर पर बात की जाए, तीसरा विश्वविद्यालय स्तर पर बात की जाए तो यहाँ इसके लिए भी कुछ जो है सुझाव दिए हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। क्या बताया कि समय समय पर विचार गोष्ठियों और अध्ययन गोष्ठियों की व्यवस्था की जाए। मतलब गोष्ठी माने होता है कि इकट्ठा होकर के लोग जो है क्या करें, इकट्ठा होकर के किसी मुद्दे पर चर्चा करें। दूसरी बात ये सुझाव दिया कि गोष्ठियों में कई विश्वविद्यालयों के छात्रों को आमंत्रित किया जाए। तीसरी बात यह है कि युवक उत्सव आयोजित किया जाए जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्रों को बुलाए जाएं। चौथी बात यह है कि जो है सुझाव दिया कि छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं, वहाँ के साहित्यों और संस्कृतियों आदि का तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाए ताकि वो समझ सकें कि हाँ कहाँ कौन चीज़ क्या मतलब कि कैसी है, ठीक, दोनों की तुलना कर सकें। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं इस संबंध में कि हमें स्थानीय, संकीर्ण, प्रांतीय, सांप्रदायिक और जातीय विचारों का नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें महान कार्य करना है, वह है राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये कथन है इनका। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अगला प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीयता का क्या तात्पर्य है, इसकी कोई परिभाषा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीयता का क्या तात्पर्य है, इसकी कोई परिभाषा दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीयता की बात की जाए तो जब व्यक्ति अपने राष्ट्र तक सीमित ना रह करके विश्व को अपना निवास स्थल समझने लगता है, उससे ममता करने लगता है, उससे मानव की श्रेष्ठ वृत्तियों का क्रीड़ा स्थल बनाने का प्रयास में जुट जाता है, तब उसकी भावनाएं राष्ट्रीयता की परिधि में ना रह करके अंतर्राष्ट्रीयता की गोद में विचरण करने लगती हैं और वह विराट, विशाल और व्यापक बन जाती हैं। और यही जब विशाल और विराट और व्यापक बन जाता है कोई अंतर्राष्ट्रीयता की भावना या फिर कोई ऐसा विचार, तो वही आपकी अंतर्राष्ट्रीयता कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीयता की परिभाषा को देते हुए एक व्यक्ति हैं गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना एक ऐसी भावना होती है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन पूरी के पूरे विश्व का नागरिक है, वो ये बात बताती है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम से प्रश्न पूछा जाए आप लिख सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम आत्मसात सर्वभूतेषु, ये जो है महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा और विश्व मैत्री के अमर संदेश, ये सब राष्ट्रीयता का ही पाठ पढ़ाते हैं। ओके, ये सब आप ध्यान रखेंगे।
तो इतना लिख दीजिए, काफ़ी हो जाएगा आपका। एक परिभाषा भी हमने आपको दे दी। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है कि डाल्टन पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डाल्टन पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डाल्टन कौन है भाई? डाल्टन एक विद्वान है। तो डाल्टन कौन है भाई? डाल्टन एक विद्वान है। इनकी एक पद्धति है जिसको डाल्टन प्लान कहा जाता है। तो डाल्टन जो है डाल्टन पद्धति की बात की जाए तो यह प्रदत्त कार्य जैसी एक विधि होती है और उसी के समान गुण दोष भी इसमें पाए जाते हैं। अंतर केवल ये है कि पूरे वर्ष के कार्य का ठेका सा दे दिया जाता है इसमें, जिसे प्रत्येक बालक अपनी सुविधाओं और योग्यताओं के अनुसार संपन्न करता है। पूरे वर्ष का कार्य समाप्त कर लेने पर छात्र को अगली कक्षा की तैयारी करने की छूट रहती है। एक ही कक्षा के विभिन्न छात्रों की विभिन्न विषय संबंधी उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। कक्षा का समान तालमेल नहीं हो पाता है। विद्यार्थी दिन भर अपने ढंग से विभिन्न विषयों का कार्य करते हैं और आवश्यकता अनुसार अध्यापक के पास जाकर के उसकी सहायता से अपनी कठिनाई को दूर करते हैं और आगे की कार्य योजना पर भी विचार विनिमय कर लेते हैं। ठीक, पूरी कक्षा को सामूहिक निर्देश देने के लिए विभिन्न अध्यापक जो योजनानुसार अलग अलग समय निर्दिष्ट कर देते हैं, जिसमें पूरी कक्षा को एक साथ बैठा करके विचार विमर्श का अवसर मिलता है। प्रत्येक छात्र के लिए प्रत्येक विषय संबंधी प्रगति विवरण रखने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त पूरी कक्षा की सामान्य प्रगति एवं प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत उपलब्धि का भी अध्यापक द्वारा मूल्यांकन होता रहता है। यह विधि भारतवर्ष के लिए विशेष उपयुक्त नहीं है क्योंकि पर्याप्त दक्ष, अनुभवी और जो है अध्ययनशाली अध्यापकों की कमी बनी रहती है। इसके अतिरिक्त पूरे विद्यालय की समस्त कक्षाओं के छात्र मतलब कि समस्त छात्रों को समस्त विषयों के लिए उनकी रुचि और प्रगति के अनुसार सुविधा प्रदान कराना साधारणतः संभव नहीं है। प्रयोगशालाओं, उपकरणों, पुस्तकों एवं अध्यापकों के लिए वर्तमान संदर्भ में सर्वदा अव्यवहारिक है। जैसे डाल्टन पद्धति के बारे में हमने शुरुआत में आपको बताया, उसके बाद में हमने आपको ये भी बता दिया कि हाँ किस प्रकार से ये भारत में इस समय नहीं लागू हो पा रही है। ओके, अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है मॉन्टेसरी पद्धति के गुण दोष बताइए। मॉन्टेसरी पद्धति के गुण दोष बताइए। बढ़िया प्रश्न एग्जाम से बन सकता है। तो मॉन्टेसरी पद्धति के गुण पहले समझते हैं भाई। मॉन्टेसरी पद्धति के क्या क्या गुण हैं इनको समझते हैं। पहला गुण ये है कि मॉन्टेसरी की पद्धति का आधार वैज्ञानिक है, अतः वे अनुभव एवं निरीक्षण पर बल देती हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरा गुण ये है कि बाल मनोवैज्ञानिक, प्रायोगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान पर आधारित पद्धति है किसकी? मॉन्टेसरी की। ये इसके क्या है भाई? ये इसकी क्या है भाई? दोष हैं। ओके, तीसरा दोष इसका ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। उसके बाद में चौथी बात यह है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री द्वारा शिक्षा की उपयोगिता में वृद्धि करना। ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों दोनों को ही समान महत्व देना। ठीक, ये सब इसके गुण हैं। और पांचवी बात यह है कि ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों को दोनों को समान महत्व देना। छठवीं बात यह है कि आत्म अनुशासन के महत्व का प्रतिपादन करना। सातवीं बात है कि स्वशिक्षा, आत्मिक विकास एवं व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहन देना इसका गुण है। आठवीं बात बता सकते हैं, 8वां गुण इसका ये है जो है मेरिया मॉन्टेसरी की पद्धति का कि जो है खेल प्रणाली द्वारा शिक्षा का विशेष प्रबंध करना और सामाजिक गुणों एवं मानसिक शक्तियों के विकास का महत्व और जो है भाषा सीखने एवं गणित में योग्यता प्राप्त जो है कराने का विशेष तरीका मॉन्टेसरी पद्धति के अंतर्गत इस बताया गया। तो ये इसका गुण है। मॉन्टेसरी पद्धति के कुछ दोष भी हैं, आइए दोष को आपको बता दें। तो पहला दोष इसका ये है कि यथार्थता को इसमें अधिक महत्व दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अत्यधिक स्वतंत्रता के कारण से अनुशासनहीनता की संभावना भी बन जाती है। तीसरी बात यह है कि शैक्षिक उपकरणों से ज्ञान के एकांगी विकास की संभावना जो है बनी रहती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और चौथी बात यह है कि मॉन्टेसरी की पहले लेखन शिक्षण की अवधारणा विवादास्पद रही है। पांचवा इसका दोष ये है कि सामाजिकता के विकास की ओर ध्यान कम दिया जाता है। और छठवीं इसकी विशेषता ये है कि मॉन्टेसरी पद्धति समय की अधिकता एवं आर्थिक दृष्टि से महंगी है। और सातवीं विशेषता इसकी मतलब कि इसका दोष ये है कि बालकों पर कार्य की अधिकता के कारण मानसिक दबाव भी यहाँ पर बालकों पर बना रहता है। तो ये कई चीज़ें हैं और इन दोषों के होते हुए भी मॉन्टेसरी पद्धति की बात की जाए तो मॉन्टेसरी पद्धति का शिक्षा जगत में योगदान को कम नहीं माना जा सकता है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा को मनोवैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रदान
करके मॉन्टेसरी ने समस्त शिक्षा को महत्वपूर्ण बना दिया है। इस पद्धति में डॉक्टर मॉन्टेसरी ने सभी महान शिक्षकों के शिक्षा सिद्धांतों को स्थान देने का प्रयास किया है और मॉन्टेसरी ने विशेष रूप से किंडरगार्टन जो पद्धति है उस पद्धति को परिष्कृत करके अधिक उपयोगी बनाने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो ये जो है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बातें। तो ये हमने प्रश्नों को आपको बता दिया, 9 प्रश्न हो गए इसके, मतलब कि 8 प्रश्न इसमें हो गए, 5 ही करने थे। अब हम बात कर लेते हैं दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न, कुछ प्रश्न हैं देखेंगे यहाँ पर, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देने हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग जो है अपनी बुक में या फिर उसमें पढ़ लीजिएगा। बाकी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आप लोग जो है तैयारी अच्छे से करिए। वीडियो को 3 से 4 बार अगर आप देख लेंगे निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और पहला मॉडल पेपर जो हमने डाला था उसको भी देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो दोनों देख लीजिएगा। खंड सा देखते हैं भाई, इसमें 500 शब्दों में आपको उत्तर को लिखना होगा, 2 उत्तर लिखने हैं और 5 प्रश्न दिए होंगे, मतलब 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, 4 में से आपको 2 छांट करके लिखने हैं। ओके, चलिए देखते हैं भाई। पहला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम से कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालिए। प्राचीन काल में जीवन पथ तथा गुरु एवं शिष्य के मतलब कि संप्रत्यय को भी स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मिल जाएंगे। पहला वीडियो देखिएगा, मेरा पहला वीडियो यहीं पर है, इसी प्रश्न का उत्तर हमने बताया उसमें। तो पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, चैप्टर 1 की वीडियो जो है इसी प्रश्न का उत्तर वो है, आप लोग देख लीजिएगा, हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है कि संकुचित राष्ट्रीय एकता का दुष्परिणाम क्या है, अपना मत दीजिए। क्या संकुचित राष्ट्रीय एकता का दुष्परिणाम क्या है, अपना मत दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, 12वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो पहली व्याख्या किसको लेकर के दिया गया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। और तो इन दोनों पर आपको टिप्पणी करनी है, तो चाहे ये करेंगे। और अगला प्रश्न आपके समक्ष 13वां नंबर प्रश्न है, 4 ही प्रश्न दिए जाएंगे, 4 प्रश्नों के में से आपको 2 प्रश्न छांट करके उत्तर देने हैं। ओके, 13वां नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा क्या है, इसकी प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, उनके समाधान का उपाय बताइए। तो आप प्राथमिक शिक्षा क्या है, सबसे पहले इसको तो हमने बता ही दिया, हालांकि इसके बाद में जो है प्री प्राथमिक हमने बताया था। प्राथमिक शिक्षा आपकी क्या है इसको आपको जानना होगा, उसके बाद में इसकी समस्याओं को आपको बताना है और उसका समाधान कैसे किया जाए इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये प्रश्न बड़ा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो इन प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी हमने 9 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताए, आप 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताए, और हमने जो है 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताए, और हमने उस वीडियो में भी ऐसे बताया। तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि आपका सारा का सारा टॉपिक्स उसमें हमने जो प्रश्न रखे हैं वो इस मॉडल पेपर से आपके भिन्न होंगे। अलग अलग प्रश्नों को हमने उसमें रखा है, तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, वो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। दोनों को 2-3 बार आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। हिंदी का पेपर आपका लगा है, सोशियोलॉजी का लगा है, या किसी का भी लगा हो, तो सभी का मॉडल पेपर हमने दे दिया ऑलरेडी, पहले से एक मॉडल पेपर लिखित का पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव का कई मॉडल पेपर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले इसको भी देखें, उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो लिखित वाले ऑब्जेक्टिव का भी देख ले, चूँकि उनके लिए जानकारी जो है मिलेगी। ठीक, तो ये कई चीज़ें हैं जो कि हमने आपको बता दी। आगे समझते हैं। आगे आपको बता दो कि प्राचीन इतिहास का जो कानपुर का पेपर हुआ था उसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। प्राचीन इतिहास का भी प्रथम सेमेस्टर का ये पेपर हमने सॉल्व करवा दिया। पेपर में मज़ेदार बात यह कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपका पेपर आता है। तो यहाँ पर जो अंग्रेजी वाले छात्र छात्र हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, चूँकि उसमें अंग्रेजी में भी प्रश्न हमने दिखाने का प्रयास किया है और पढ़ने का भी प्रयास किया। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये सॉल्व मॉडल पेपर है, 100 के 100 प्रश्नों को हमने सॉल्व करवा दिया है ये प्रथम का। और आगे आने वाले जो आपका 2023-24 की परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और सभी विश्वविद्यालय का लगभग क्या पूरा का पूरा विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, सभी विश्वविद्यालयों में अब सेम पैटर्न पर जो है परीक्षा होती है। मतलब पैटर्न अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रश्न जो पत्र है वो सेम ही होता है, अर्थात जो सिलेबस होता है सभी विश्वविद्यालयों का सेम कर दिया गया है। तो अब ये अच्छी बात ये है कि आप लोग किसी दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर हो रहा है, वो पेपर अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो उसमें देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा। और सबसे सफिशिएंट बात ये है कि आप लोग मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप लोगों ने मेरी मॉडल पेपर को देख लिया तो निश्चित तौर पर आपके लिए वो सफिशिएंट है, आप अच्छे अंक प्राप्त करके पास करेंगे एग्जाम्स। ओके, ये देख लीजिएगा। उसके बाद में समाज शास्त्र का लिखित मॉडल पेपर हमने डाल दिया, इसको भी नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक, हिंदी का डाल दिया है, उसको देख लीजिएगा।
हिंदी का भी हमने हिंदी काव्य वाला जो पेपर था कानपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव वाला, उसको भी हमने सॉल्व कर दिया। इसमें भी 100 प्रश्न थे, हमने सारे के सारे प्रश्न को बता दिया। लिखित वालों के लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी। ओके, देख लीजिएगा। जियोग्राफी का लिखित मॉडल पेपर हमने दे दिया है ऑलरेडी पहले से, उसको देख लीजिएगा। एक मॉडल पेपर वो दे दूंगा, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो भी जल्दी आपके समक्ष आ जाएगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।